नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जावेद चौधरी साहब ने मेरी मुश्किल बात आसान कर दी, वरना इस किस्म की गैदरिंग के अंदर मुझे एक ख़ास किस्म के रेटोरिक से बात का आगाज़ करना पड़ता था कि मैंने सिविल सर्विसेज अकेडमी से निकलते हुए एक कसम खाई थी कि मैं उस ज़ुबान में गुफ्तगू करूंगा जो ज़ुबान इस कौम की ज़ुबान है, क्योंकि दुनिया की 5000 साल की नौन तारीख में कोई एक कौम ऐसी नहीं जिसने किसी दूसरे की जुबान में इल्म हासिल किया और तरक्की की। एक कौम। हमें कहा जाता है कि अंग्रेजी तुम्हारा मसला है, कोई ऑस्ट्रेलिया से नहीं कहता, कोई नॉर्वे से नहीं कहता, कोई स्वीडन से नहीं कहता, कोई डेनमार्क से नहीं कहता, कोई पुर्तगाल से नहीं कहता, पीएचडी तक अपनी जुबान में कराते हैं, क्योंकि बेसिक सूरत हाल यह है कि यू कैन लर्न इन समबडी एल्स लैंग्वेज बट यू कैन नॉट बी क्रिएटिव इन समबडी एल्स लैंग्वेज। गवर्नर साहब ने भी बात की थी, सिंगापुर, यही बड़ा मसला है कि आपकी क्रिएटिव, आप आज सब लोग अंग्रेजी बोलते हैं। बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट मैं आपसे लिख के बता सकता हूं, कह सकता हूं, ये बात शर्त के साथ कि आपका एक्सप्रेशन अगर अंग्रेजी के अंदर आएंगे तो 30% गिर जाएगा नीचे, 30% के ऊपर आ जाए। यह है हमारा बुनियादी अलमिया, जो सार्त्रे ने उस वक्त कहा था कि सार्त्रे से लास्ट जब इंटरव्यू किया गया तो उसने कहा कि 20th सेंचुरी, उस वक्त 20th सेंचुरी थी, 20th सेंचुरी का सबसे बड़ा अलमिया क्या है। तो उसने एक बात की थी उस वक्त, उसने कहा था ना 20th सेंचुरी का अलमिया गुर्बत है, ना अफलास है, ना भूख है, ना नंग है, इसका सबसे बड़ा अलमिया मुनाफिकत है। हम बुनियादी तौर पर हम वो स्पीच जुबान बेजुबान कौम हैं। मैं मालिक साहब बड़े कमाल से फारसी का मजाक उड़ा रहे थे कि उन्होंने फारसी बोली हम नहीं जानते थे। उन 1-1.5 लाख लोगों का मजाक नहीं उड़ाते कि जो 16 करोड़ अवाम के सामने अंग्रेजी बोल के उसका मजाक उड़ा रहे थे। अजीबोगरीब बात है, मैं जिस ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक रखता हूं उसका सेक्शन अफसर नोट अंग्रेजी में लिखता है, डिप्टी सेक्रेटरी साइन करता है, सेक्रेटरी उसके ऊपर लिखता है डिस्कस, और उसको कहता है उर्दू में बताओ कहना क्या चाहते हो। हमारा पीएलडी अंग्रेजी में, हमारे तमाम लीगल डिसीजन अंग्रेजी में, हमारी कोर्ट की बहसें उर्दू में हो रही थी। हम किस कौम को धोखा दे रहे हैं, हम किस कौम के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। हम बुनियादी तौर पर कौमें ना इकोनॉमिक और माशी तरक्की से बना करती हैं, न उठा करती हैं, न कौमें किसी और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से उठी करती हैं। कौमें बुनियादी तौर पर कौमों के शऊर से उठा करती हैं। जिस वक्त इस बड़े सगीर पर 4 मुख्तलिफ कौमें टूट पड़ी थी, कुत्तों की तरह यहां पर रौंदते हुए आई थी, उस वक्त इस बड़े सगीर पाक हिंद को सोने की चिड़िया कहा जाता था। दुनिया के उन चंद एक ममालिक में था कोई इंतहाई तौर पर, जिसे कहते हैं टेक्नोलॉजिकली क्या, उनकी एक्सपोर्ट्स की सूरत हाल देखें कि क्या सूरत हाल थी। अब ये चूंकि बेसिकली एक बुनियादी, इसलिए कि दुनिया के अंदर दो वक्त में तरक्की हुई है, सिर्फ 2 टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द हिस्ट्री हैं। एक अरबों ने की है और एक अंग्रेजों ने की है। अरबों के पास 7 मुल्कात के अलावा कुछ नहीं था। 6-7 कसीदे थे जो खाना काबा पे लटकाए होते थे। न फारस फिलसफा था, न तिब थी, न साइंस थी, न कोई और चीज थी। पूरी दुनिया का इल्म उन्होंने अपनी जुबान में ट्रांसलेट किया, पागलों की तरह। 30,000 दिनार तनख्वाह थी उस ट्रांसलेटर की जो हारून रशीद के पास ट्रांसलेशन करता था। जब उन्होंने दुनिया का इल्म अपनी जुबान के अंदर ट्रांसलेट करके उसके गनेरी की तरह चूसा, फिर उसके बाद दुनिया के हर दरवाजे पर एक मुसलमान खड़ा था। दूसरी तरक्की अंग्रेजों ने की। शेक्सपियर के ड्रामे और 6 रोमांटिक पोएट्स के अलावा कुछ नहीं था अंग्रेजों के पास। न फलसफा, न तिब, न साइंस, न एस्ट्रोनॉमी, न एस्ट्रोलॉजी, कुछ नहीं था। पागलों की तरह रात को किताब फ्रांस में छपती थी, अगले दिन सुबह बैठ के उसको ट्रांसलेट करते थे। फेबियन सोसाइटी की पूरी मूवमेंट, आज आपको बुअल सीना अरबी में मिले ना मिले अंग्रेजी में मिलता है, आज आपको मोफ्सा फ्रांस में मिले ना मिले अंग्रेजी मिलता है, आपको गोएटे जर्मनी में मिले मिले अंग्रेजी मिलता है, आपको शेखूफ रशिया में मिले ना मिले अंग्रेजी मिलता है। जब उन्होंने वो सारा इल्म अपनी जुबान में ट्रांसलेट किया तो फिर उसके बाद अंग्रेजी जुबान के अंदर उस दरवाजे पे खड़े थे। मैं ईरान में रहा हूं, ईरान ने फैसला किया आज से 29 साल पहले कि हम अपनी जुबान के अंदर गुफ्तगू करेंगे, हम अपनी जुबान के अंदर बोलेंगे। आज 17 साल से हर साल एक शख्स नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट होकर जाता है, पीएचडी तक अपनी जुबान के अंदर कराते हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि हम आज से चूंकि 200 साल पहले अंग्रेज को जरूरत थी, यूरोप को जरूरत थी एक बहुत बड़े एबल बॉडीड पर्संस की। वो मैंने सोमालिया के अंदर वो डेंजन्स देखे हैं कि जहां जाके लगते थे वहां पर वो लोग
जहाज खड़े होते थे और जंगलों के जैसे हाथी पकड़ते हैं वैसे गुलामों को पकड़ा जाता था और उनको मिसिसिपी के उस दरिया के साथ कपास के फील्ड के अंदर छोड़ दिया जाता। नाउ दे नीड द डॉक्टर्स, नाउ दे नीड इंजीनियर्स। आप चाहिए उनको, आप उनको गुलामों की खेप चाहिए, टोकरी में रखो और सजाओ और उनको बेच दो। इतना बड़ा ब्रेन ड्रेन इस मुल्क के अंदर हो जिसका तसव्वुर नहीं कर सकते आप। ये वो फ्रांस तबाह हुआ, पूरे का पूरा फ्रांस तबाह हो गया, सत्यानाश हो गया। 3 बिल्डिंग्स पूरे के पूरे पेरिस में नजर आती थी, कोई फ्रांस को छोड़ के नहीं गया। जर्मनी तबाह हुआ, कोई जर्मनी को छोड़ के नहीं गया। जापान तबाह हुआ, कोई जापान को छोड़ के नहीं गया, बिकॉज दे वर नॉट ट्रेन्ड। वो इस बात को उनके सिखाए ही नहीं गए थे कि तुमने अमेरिका के बड़ी बड़ी शहरों के अंदर जाके उस अमेरिका को डेवलप करना है। हमारा मसला यह है कि हम ओ लेवल से और ए लेवल से ख्वाब देखना शुरू करते हैं एक ऐसे माशरे के अंदर कि जिसके अंदर हमने जिंदगी गुजारी होती। मैं अभी पिछले दिनों द हाईएस्ट फोरम ऑफ फ्रांस सिविल सर्विसेज का जो उनका था, उनके अंदर मैं क्योंकि स्टाफ कॉलेज में था, वहां गया। वहां उन लोगों को अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी। मैंने कहा यू टीचिंग इंग्लिश टू दिस पीपल, सिविल सर्वेंट के प्रीफेस के ऊपर जो होते हैं। उन्होंने कहा दे आर टॉट इंग्लिश, दे आर नॉट अलाउड टू स्पीक इंग्लिश इन फ्रांस, बिकॉज जब ये अंग्रेजी पढ़ते हैं तो फिर उस कल्चर के अंदर रहना शुरू करते हैं, उसके नॉर्म्स के अंदर रहना शुरू करते हैं, उनकी वैल्यूज के अंदर रहना शुरू करते हैं, उनके हीरोज के साथ रहना शुरू करते हैं। इनको इजाजत नहीं है। हमारा मामला बुनियादी तौर पर यह है कि हम उन हीरोज, हमने बर्फ देखी नहीं होती और हम स्नो वाइट की कहानियां पढ़ते हैं, हमने उसके क्रिसमस ट्री देखा नहीं होता और हमने सांता क्लॉज की तस्वीरें और कार्टून देखते हैं। मसला सारा यह है कि कौमें अपने ऊपर वकार, अपने ऊपर हैसियत के ऊपर बनती हैं और अपने साथ उसका जो नजरिया होता है उसको बनती हैं। मेरा नजरिया क्या है? मेरे जैसे दकियानूसी आदमी को अल्लाह का शुक्र है कि फोरम में इजाजत दी गई बोलने की। मेरा नजरिया यह है कि जिस वक्त 1920 के अंदर, मेरा नजरिया आज का नजरिया नहीं है और आज तारीख इसको साबित कर रही है। 1920 के अंदर इस पूरी दुनिया के नक्शे को काट के नेशन स्टेट बनाई जा रही थी, जब केक की तरह काटा जा रहा था। आपको पता है कि 1926 के अंदर पासपोर्ट आया है, 1928 के अंदर वीजा रेगुलेशंस आई। उस वक्त ये दुनिया के अंदर ये नेशन स्टेट, ये बाउंड्रीज, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ नहीं होती थी। यहां से बगदाद का आदमी उठता था और वहां जाकर बगदाद का आदमी वहां से उठता था जहां आके आबाद हो जाता था। यहां से पाकिस्तान का बंदा जाता था कहीं और जाके आबाद होता, हिंदी ताजा रहा हुआ। नेशन स्टेट से बनाई गई हैं तो उस नेशन स्टेट के अंदर हर स्टेट ने कहा मैं इराकी हूं, मैं लेबनानी हूं, मैं शामी हूं, मैं बेल्जियम हूं, मैं फ्रेंच हूं, मुझे मेरी इलाका दे दो, मुझे मेरी जगह दे दो। मेरा मुल्क 199 कंट्रीज के अंदर वो वाहिद मुल्क था, 199 क्यारियों के अंदर वो वाहिद मुल्क था जिसके ऊपर ना बगदादी की तख्ती लगी हुई थी, ना ईरानी की तख्ती लगी हुई थी, ना सऊदी की तख्ती लगी हुई थी, ना मिस्री की तख्ती लगी हुई थी। मेरे मुल्क के ऊपर अल्लाह की तख्ती लगी हुई, वाहिद मुल्क। इसलिए कि 4 बुनियादी नजरिए पेश किए जाते हैं दुनिया के अंदर कि कौमें जिससे बनती हैं। एक नजरिया यह कहा जाता है कि कौमें इलाके से बनती हैं, जमीन से बनती हैं। अभी मंजू दाड़ू की तस्वीर लगारी साहब ने दिखाई, क्या ताल्लुक है इन लोगों के रहने वालों का मंजू दाड़ू के साथ? कोई एक बंदा इस सरजमीन पर ऐसा नहीं रहता कि जब मंजू दाड़ू के उन बेसिक नेटिव्स की औलाद में से हो। ऑल इन्वेडर्स, कोई ईरान से आया है, कोई आर्यंस को सेंट्रल एशिया से, खा वो राजपूत हो, खा वो मुगल हो, खा वो अराई हो, खा वो कोई सैयद हो, सब बाहर से आए हुए। हम तो इन मंजू दाड़ू की तहजीब के कातिल थे, हमने तो उनको खंडरात में तब्दील किया और हम उसको ओन करते हैं। तो एक चीज ये थी कि कौमें इलाके से बनती हैं। तारीख कहती है इससे बोधा कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जमीन जिस दिन घास उगाना बंद करती है और जिस दिन जानवरों को पानी देना बंद करती है, हम इस धरती माता पर, इस मां पर लानत भेजते हैं और किसी दूसरे की मां को फतह करने चले जाते हैं। हम इतने ज्यादा इस रिश्ते के मजबूत होते हैं। कहां है एरियंस? क्या सेंट्रल एशिया में है? भाग गए। कहा मां तुम पानी नहीं देती हो, हम पैसे मर गए। मां तुम जानवरों के लिए घास उगाना नहीं देती हो। मुझे किसी ने कहा जलजले के अंदर, मैंने कश्मीर के अंदर बैठे हुए लोगों को देखा, अपना गांव छोड़कर नहीं जाते, इतनी मोहब्बत होती है। मैंने कहा F9 का पार्क उनको अलॉट कर दो, मैं देखूं कश्मीर में रहता कौन है। इतना बोधा कॉन्सेप्ट। सेकंड, नस्ल का कॉन्सेप्ट, रंग का कॉन्सेप्ट। अभी लास्ट जो सबसे बड़े जेनोसाइड हुआ है वो तुत्सी और हुतू कबाइल के अंदर हुआ है। एक जैसा रंग, एक जैसी नस्ल, एक जैसा जुबान, एक जैसे घुंघराले होंठ, घुंघराले बाल, एक जैसे मोटे मोटे होंठ। कहा तुम्हारे रगों में तुत्सी खून है, तुम्हारी रगों में हुतू खून है, हम नहीं जानते, तुम जुबान भी बोलते हो हमारी। 10 लाख बंदे 49 डेज के अंदर कत्ल करके एक तरफ कर दिए। बुनियादी तौर पर हमने उस सारे नजरियात की नफी की थी जिनकी तारीख नफी करती है। हम कहते थे इस बुनियाद पर
اور آج یاد رکھیے، ایک بات طے کیجئے کہ یہ بحثیں، یہ ملک کس نظریے پہ بنا تھا، یہ وجود میں رکھتا ہے کہ نہیں؟ یونیورسل نظریہ ہے اس وقت، دو قومی نظریہ، یونیورسل ٹروتھ۔ 100 سال ٹرک نے لگائے، ان کی طرح کپڑے پہنے، ان کی طرح سکرٹ پہنا، ان کی طرح عربی رسم الخط چھوڑا، ان کی طرح ترکی میں اذانیں دی، ان کی طرح وہ تمام تر غلاستیں اپنے اندر لے کے آئے جن کا تصور کیا جا سکتا ہے یورپ میں ہو سکتی ہیں۔ تمام کام ٹرکی نے کر لیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ we should be the part of the European Union، یہ ٹرکی کون تھا؟ لاسٹ بازنٹینین امپائر کا مین ہیڈ کوارٹر کانسٹینٹینوپل، ان کی ساری تہذیبوں سرچشمہ پومپیائی ٹرکی میں، ان کی بنیادی تمام تر جتنی بھی ان کی متس کا سرچشمہ ٹرائے ٹرکی میں۔ لیکن جب وہ کہنے پہ آئے تو انہوں نے کہا خبردار، there is a Wagah border between you and us، that is the Bosphorus۔ خبردار دیکھنے کی کوشش نہ کرنا، تم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا لفظ بولتے ہو، تمہیں یورپ یونین کے اندر داخل دو۔ 2 ملک ہیں ایسے جو صرف ان چند سالوں کے اندر صرف 2 قومی نظریہ کی بنیاد پر آزاد ہوئے ہیں، ایک ایسٹ تیمور، ایک جیسا رنگ، ایک جیسے چھوٹے چھوٹے قد، ایک جیسی زبان بولنے والے۔ کہا نہیں، یہ انڈونیشین، ان کے منہ پہ کلمہ طیبہ تاری، ہم ان کے ساتھ نہیں رہتے۔ پوری دنیا کی کمیونٹی آئی، پوری دنیا کی کمیونٹیز آئی، آسٹریلین فورسز، دوسری فورسز، دوسرا صدرن سوڈان۔ کہا نہیں، ان کے درمیان ہمارے درمیان فرق۔ اور اب آج کبھی بھی یورپ میں ٹریول کر کے دیکھ لیجیے گا، 20 سال 30 سال میں ابھی ریسنٹلی ہو کے آیا، 30 سال پہلے کبھی کہتے ہوں گے یو آر ٹرک، یو آر الجیرین، یو آر انڈین، آپ کہتے ہیں ہی از اے مسلم۔ دس از دی یونیورسل ٹروتھ۔ اور ہم وہ واحد علم بردار قوم ہیں اس کائنات کی۔ اب آتے ہیں اس ڈریم کے اندر ہماری حیثیت کیا ہے، یہ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ میں تو بہت دقیانوسی قسم کا آدمی ہوں، مجھے تو سید الانبیاء کی اس حدیث سے روشنی ملتی ہے کہ آپ نے کہا تھا میں عرب نہیں ہوں، لیکن میں عرب ہوں لیکن عرب مجھ میں نہیں، میں ہند نہیں ہوں لیکن ہند مجھ میں ہے۔ اس کو اقبال نے کہا تھا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا یہاں سے، یہ ملک کے خاص مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا تھا، اور دنیا میں مقصدوں کے لیے ملک تخلیق کر کے بنتے ہوتے ہیں، ورنہ قائد اعظم کی شاندار طریقے کی گزاری ہوئی زندگی اور وہ جو میراج خالد جیسے آنسٹ پرائم منسٹر جو ہیں اس پورے سسٹم کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ سسٹم تبدیل ہوتا ہے تو ساری کی ساری چیزیں تبدیل ہوتی ہیں۔ اس وقت دنیا کے اندر 2 بڑے بڑے نظام تھے جو آپ کے سامنے آئیڈیل کے طور پہ پیش کیے جائے تھے۔ ایک کمیونزم تھا، 1917 میں آیا، اور اس کے بعد 1992 کے اندر اپنی موت مر گیا۔ آج سے 25 سال پہلے، فیض صاحب کی بیٹی یہاں بیٹھی ہیں، اگر 30 سال پہلے کبھی ہم ان سے پوچھتے تھے کہ جمہوریت کیسی چیز ہے تو سب الف سے لے کے یہ تک، سحر لدھیانوی سے اختر الایمان تک سب کہتے تھے یہ سرمایہداران جمہوریت ہے، لعنت بھیجو اس کے اوپر۔ آج ہم نے تصور کر لیا ہوا ہے کہ جمہوریت کے علاوہ ملک نہیں چلتا۔ اب وہ جمہوریت جس کو ہم سمجھتے، اس کو اقبال نے کہا تھا ابلیس کی مجلس شورا میں کہ یہ بنیادی طور پر جمہوریت نہیں، یہ ایک فرعون کا اختیار 400 فرعونوں کے اندر تقسیم کرنا ہے، جس نے اس نے کہا تھا کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب کبھی آدم ہوا ہے خود شناس و نگر۔ اس لیے کہ جب پہلے بادشاہ ہوتے تھے تو لوگ ان کو گھوڑے دیا کرتے تھے، ان کو پیسے دیا کرتے تھے، ان کو چیزیں دیا کرتے تھے، جاؤ یہاں راجہ بھی کہتا تھا پورس کو فتح کرو، میرا خیال رکھنا، اور پھر اس کو 10,000 منصب دیتا تھا، اس کو سپہ سالار بناتا تھا۔ اب جب انہوں نے ٹوٹتی ہوئی صورتحال دیکھی تو دے اسٹارٹڈ ایکٹنگ ان اے ڈیموکریٹک وے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ پارٹی فنڈنگ، 6.5 بلین ڈالر خرچ کرتا ہے اوباما، تب جا کے جیتتا ہے۔ اور جب یونیکال کا بندہ اس کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے دیکھو یہ طالبان ہمارے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کر رہے، تم اس پہ چڑھ دوڑو، تو وہ چڑھ دوڑتا ہے۔ کتنا عجیب و غریب لفظ ہے کہ will of the people speaks in the parliament۔ کون پوچھتا ہے پارلیمنٹ سے تم جا کے افغانستان پہ حملہ کرو؟ کون پوچھتا ہے پارلیمنٹ سے جا کے کہ تم عراق پہ حملہ کرو؟ 400 لوگ، اور یہ وہی 400 لوگ تھے جو رابرٹ پیری کے ساتھ تھے جب کنگ لوئی نے وہاں پر ایک اس قسم کی آرٹیفیشل ڈیموکریسی بنانے کی کوشش کی تھی، تو اس وقت لوگوں نے ان کی گردنیں اڑا دی تھی۔ اس وقت ٹریمبل کر رہے ہیں دونوں سسٹم۔ آج ایمسٹرڈیم کے اندر ایک عورت کھڑے ہو کے ایک پوسٹر لگاتی ہے اور کہتے ہیں لیٹس بینک دا مسلم وے۔ آج 33% آف دی امریکن اکانومی ربا فری پہ جاتی ہے۔ آج میں کبھی آپ کو ان کو وہ اسلامک بینکنگ نہیں کہتے، ان کو انہوں نے لفظ بڑا عجیب لکھا ہے، زرف، زیرو انٹرسٹ ریٹ پالیسی۔ واٹ از دس؟ یہ سود کے خلاف، اس سسٹم کے خلاف وہ بغاوت ہے۔ تو جو سسٹم، اس وقت آپ سب کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ نے اس سرزمین کو
जिस सरजमीन के अंदर हमने कौमियतों का इनकार करके इस सरजमीन को बनाया था। मुझे लोग कहते हैं कि बंगालियों, पंजाबियों, पठानों, बलोचों ने मुल्क बनाया था। हमने मुल्क अपनी बंगाली और पंजाबी होने के इनकार करके ये मुल्क बनाया था। हमने कहा था तुम मेरे भाई हो, सगे हो, लेकिन तुम कलमा नहीं पढ़ते हो, तुम मेरे भाई नहीं हो सकते। तुम मेरे भाई हो, सगे हो, बेशक राजपूत हो, लेकिन तुम नहीं हो सकते। हमने ये मुल्क उन कौमियतों का इनकार करके बनाया था, और हमने उस बुनियाद पर बनाया था जो मेरा अल्लाह कुरान के अंदर कहता है कि इस दुनिया के अंदर सिर्फ दो कौमें हैं, हिजबुल्लाह, अल्लाह के साथी, अल्लाह के धड़े के लोग, हिजबुल शयातीन, शैतान के धड़े के लोग। हम वाहिद अलामत हैं। आज अगर आप लोगों ने उस पूरी मॉडर्न सूरत हाल के मुकाबले में जवाब न दिया, उस सिस्टम के सामने लेके न आए, उस सिस्टम के बारे में तफसीलें बयान करूं तो बहुत अजीब गरीब किस्म की बातें होती हैं। मुझे अक्सर कहा जाता है 30 साल बाद फेल हो गया। बड़ी अजीब गरीब सी बात है। आप तो सिर्फ एक खलीफा के चेंज करने को, जो सिस्टम को फेल होने की बात करते हैं। क्या आप मुसलमानों का पीनल कोड बदल गया? क्या मुसलमानों का इकोनॉमिक सिस्टम, पीनल कोड 1857 तक फिकाह नाफिज रही है बरसगीर पाक के अंदर। 1920 तक दुनिया में पीनल कोड से कौमें शनाख्त की जाती हैं। 1920 तक खिलाफत उस्मानिया तक पीनल कोड ना। क्या मुसलमानों का इकोनॉमिक सिस्टम बदल गया? क्या वहां पर टैक्स, ज़कात और उशर के अलावा कोई और सिस्टम आ गया? क्या मुसलमानों का एजुकेशन सिस्टम बदल गया? क्या मुसलमानों की फॉरेन पॉलिसी बदल गई? कुछ नहीं बदला था। जस्ट बिकॉज ऑफ वन पॉलिटिकल इलीट की चेंजिंग का सिस्टम बदला था, जिसकी बुनियाद पर हम समझते हैं कि पूरे का पूरा सिस्टम फेल हो गया। इसी बरसगीर पाक हिंद के अंदर 1226 के अंदर फिका हनफिया काजी सिराज पहला काजी मुकर्रर हुआ था। आखिर वक्त तक 1857 तक फिका हनफिया नाफिज रही है। अकबर, जिसको सेकुलर्स का आईजी कहा जाता है, उसके जमाने में फिका हनफी नाफिज थी। सिर्फ हिंदू औरतों से शादी करने से आदमी सेकुलर नहीं हो जाता। बुनियादी तौर पर सेकुलरिज्म उस पिनल कोड के नाफिज करने से बनती है, क्योंकि सिपाही तो होता है वो आप किसी को भी रख सकते हैं। मुझे अक्सर हैरत होती है जब हम कायदे आज़म को सेकुलर कहते हैं कि वो टाई पहनता था, पैंट पहनता था, सूट पहनता था। उसका मैं भी टाई पहनता हूं, मैं भी सूट पहनता हूं। मुझे आप सेकुलर कहेंगे तो मैं समझूंगा मुझे गाली दी जाती है, इसलिए कि जिस शख्स की नजरिए की बुनियाद पर एक कौम तकसीम हुई हो, जिस शख्स के नजरिए की बुनियाद पर 10 लाख लोगों का खून इस सरजमीन पर बहा हो, उस शख्स को आप सेकुलर कहते हैं। जिस शख्स के नजरिए के बाद 199 मुल्कों की पूरी लड़ी के अंदर कोई और मुल्क ऐसा नहीं कि जिसने कहा हो कि हमने तमाम तर सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को निगेट किया है। तो हमारा इस वक्त वो वक्त है जिसके अंदर हम पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है कि हम उस जस्ट सिस्टम को जो सदियों तक नाफिज रहा, हम किस तरह दो टूटते हुए निजामों की बुनियाद पर रिप्लेस करते हैं। वी हैव टू बी द लीडर्स। अगर डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे और फ्रांस और जर्मनी, ये लोग इकट्ठे हो सकते हैं जिन्होंने 100 साल वॉर ऑफ रोजेस लड़ी है, जिनके रगों में, जिनकी तारीख में इतना बड़ा खून है कि पूरी दुनिया की तारीख के अंदर खून नहीं है। जिस वक्त 18वीं 19वीं सदी के अंदर रिलीजन को ठुड्डे मारकर निकाल दिया गया था स्टेट से, कि स्टेट के साथ कोई तलक था, उसके बाद यूरोप में 2 जंगें लड़ी हैं। उसके बाद यूरोप में 7 करोड़ बंदे मारे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर। वो अगर इकट्ठे हो सकते हैं, वो अगर कह सकते हैं एक झंडा, एक मुल्क, एक करेंसी और एक पार्लियामेंट के तहत, तो अगर हमें कोई कहता है कि दे वांट द खिलाफा बैक, तो ये हमारी बुनियाद होनी चाहिए, क्योंकि हम भी इकट्ठे हो सकते हैं। सिर्फ चंद टोडी हुक्मरानों की वजह से अगर हम टूटे हुए हैं, और 1920 के उस नक्शे की वजह से और 1926 के उस पासपोर्ट की वजह से टूटे हुए हैं, तो ये तब्दीली मेरी उम्मीद है और मेरा ख्वाब है। इसी सरजमीन से आई थी जिसके बारे में मेरे आका ने कहा था कि मैं अरब हूं, लेकिन अरब मुझ में नहीं, मैं हिंद हूं।